जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, राजा किसान और नगर। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से आपके पेपर में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो 3 नंबर वाले टोटल अराउंड इससे 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल के पेपर में, प्रीवियस 10 ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांसेस आने के। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना, हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में रह जाता है, तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जीएसके 12th क्लास, या फिर इंस्टा का और टेलीग्राम का, दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से चैप्टर सेकंड की तरफ हम जब मूव ऑन करते हैं तब का क्वेश्चन है, और कई बार आता है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारा कहता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1500 वर्षों में किस प्रकार के बदलाव आए। जैसा कि आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो इस दौरान, ठीक है ना, इसके बाद में तकरीबन 1500 वर्षों के बाद में किस किस तरीके के बदलाव आपको उपमहाद्वीप में देखने को मिले, वो बताने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना एक शॉर्ट टॉपिक पॉइंट बताता चलूंगा, तो उसको याद कर लें। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ऋग्वेद का लेखन। कैसे? सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, इन्होंने ऋग्वेद का लेखन कर लिया। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि बस्तियां अस्तित्व में आई। कैसी? कृषक बस्तियां। अब कहाँ पे? तो उत्तर भारत, दक्कन पठार, ऐसे कर्नाटक जैसे एरिया में ऐसे बस्तियां जो जहाँ पे किसान रहते थे, किसानों ने बसाई थी, वैसी बस्तियां अस्तित्व में आई। और तीसरी, जो चरवाहे बस्तियां थी, अर्थात ऐसी बस्तियां बसाई गई थी जहाँ पे कुछ जो चरवाहे थे वो अपने मवेशियों के साथ में, जानवरों के साथ, जैसे भेड़ बकरी, उनके साथ में आते थे, कुछ टाइम के लिए रहते फिर चले जाते थे। तो ऐसी बस्तियों के प्रमाण भी हमें मिले। ठीक है, और चौथा ये हुआ कि ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी बाद शवों के अंतिम संस्कार के नए नए तरीके सामने आने लगे। ठीक है, मध्य और दक्षिण भारत में। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि दफनाया जाता था। ठीक है, दफनाने के साथ में कब्रों की चिनाई करना, आभूषण वगैरह रखना, कुछ वस्तुएं रखना, ठीक है, वैसा पहले होता था। लेकिन इन 1500 वर्षों के बाद में ऐसा देखा गया कि जो अंतिम संस्कार करने के ये तरीके थे, ये थोड़े से बदले बदले होते थे। ठीक है, हर जगह के अलग अलग होने लगे। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, रचना हो रही थी, आधुनिक राज्यों का उदय हो रहा था, नगरों का उदय हो रहा था, बौद्ध, जैन साहित्य आदि जो विचारधाराएं हैं, इनका भी विकास हो रहा था। ठीक है, जिसे हम छठी शताब्दी का ऐसा पूर्व का काल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे अगर मैं 3 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बस आपको ये 4 पॉइंट लिख देने, बस आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। हालांकि इसके संबंध में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बारे में 3 नंबर का एक अलग क्वेश्चन बनेगा, जो आपको आगे समझाऊंगा। इस चैप्टर का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तथा मौर्य साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक हैं अशोक, इनके बारे में आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी बच्चों, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास। और ये जो मौर्य साम्राज्य था, उस समय के अनुसार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, अब इनके जो पुत्र थे, इनका नाम था अशोक। ठीक है, जिसे अगर हम बात करें अपने आरंभिक भारतीय इतिहास की, तो इन्हें सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग का आज जो आधुनिक नाम है वो उड़ीसा है। ठीक है, तो ये किसके पुत्र हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। प्रसिद्ध शासक अशोक जो थे, वो पहले ऐसे राजा थे, पहले ऐसे सम्राट थे, जिन्होंने अपने अधिकारियों के लिए, अपनी प्रजा को जो संदेश देना होता था, जो मैसेज देना होता था, वो कोई ऐसे बातचीत के द्वारा या फिर सभा करके नहीं देते थे। कुछ बहुत ही जरूरी, जो कि अशोक को लगता था कि आने वाले भविष्य में ये एक इतिहास का विषय बनेगा, तो उन्हें क्या करते थे, ये प्राकृतिक जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, पॉलिश किए हुए जो स्तंभ होते थे, उन पर लिखवाते थे। तो ये ऐसे पहले सम्राट थे। ठीक है, अशोक ने अपने इस मौर्य साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए कई सैकड़ों प्रयास किए, और वो इसमें सफल भी।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। तो 3 नंबर का अलग क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के धम्म के प्रचार के बारे में आप क्या कहते हैं या क्या समझते हैं, बताएं। ठीक है, तो अशोक के अनुसार अगर धम्म की हम बात करें तो धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन जीते जी यानी कि संसार में और मृत्यु उपरांत यानी कि संसार के बाद दोनों समय अच्छा रहेगा अगर वो धम्म का पालन करते हैं। ठीक है, क्या है इस धम्म में? तो इस धम्म के अंतर्गत अशोक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सन्यासियों का, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति दयालुता वाला भाव रखना चाहिए। साथ ही साथ जो सेवक हैं और जो दास हैं उनके साथ में उनके जो मालिक हैं वो अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, हमें अपने से अलग जो दूसरे धर्म है, दूसरे धर्मों की जो परंपराएं हैं उनका भी आदर करना चाहिए। ठीक है, अब इन सभी कार्यों को करने के लिए अशोक ने देखा कि कुछ लोग जो शायद इसका पालन ना करें, लेकिन तो इसी के लिए धम्म के प्रचार के लिए, धम्म के पालन के लिए अशोक ने धम्म महामत नामक जो विशेष अधिकारी थे उनकी नियुक्ति भी करवाई थी। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रसिद्ध शासक अशोक थे। साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया और धम्म का प्रचार किया। ठीक है बच्चों, बढ़िया तरीके से समझ गए। सेकंड हो चुका है, थर्ड की बात करते हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के संबंध में ही है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जो जानकारी है वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर पाते हैं, वो पॉइंट में बताने हैं। 3 नंबर में कोई 3 बताने हैं। तो पहला है बच्चों मूर्ति कला, अर्थात मौर्य काल से कुछ प्राचीन भवन, पुराने जो खंडहर टाइप में भवन होते हैं, कुछ स्तूप, मृदभांड यानी कि कुछ बर्तन वगैरह ये मिले हैं। तो इनके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य की मूर्ति कला को समझ सकते हैं। दूसरा आता है सिक्के। देखिए मौर्य साम्राज्य की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे, आगत सोने के सिक्के जिन्हें पीट कर पिघला के बनाया जाता था, वैसे सिक्के सबसे पहले इसमें मौर्य साम्राज्य में ही ढलवाए गए थे। ठीक है, क्यों? ताकि इससे व्यापार, इससे समृद्धि होती थी। ठीक है, और वो उस समय के जो शासक थे इनकी भी जानकारी मिलती। अब आप कहोगे शासकों की जानकारी, क्योंकि देखो कुछ मौर्य में ऐसी मिली हैं जिसमें राजा के चित्र भी हैं, उनकी उपाधियाँ भी हैं और उनके नाम भी हैं अलग-अलग। तो इसलिए शासकों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट है बच्चों साहित्यिक स्रोत। कैसे? चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कौटिल्य नाम था बेसिकली, चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री का कौटिल्य। तो इनकी किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इससे हमें जानकारी मिल जाती है। एक यूनानी यात्री आए थे इन्हीं के दरबार में, इनका नाम था मेगास्थनीज, तो इनकी एक किताब है इंडिका, इससे भी जानकारी मिलती है। वर्तमान के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, इन सभी के माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैसे सुंग व कब्र वाली आपने बात सुनी होगी, आगे चल के तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, तो वो भी इसी के संबंध में है। अब चौथा पॉइंट है बच्चों अभिलेख। देखो मौर्य साम्राज्य से हमें बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जो मौर्य साम्राज्य के युद्धों के बारे में, भूमिदान के बारे में, उनके धार्मिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे खास करके अभिलेख जो है वो अशोक शासक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मूर्तिकला, सिक्के, साहित्यिक स्रोत और अभिलेख। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे पता है आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं या फिर 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिला के। कैसे? पहला पॉइंट रहेगा, मतलब क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं तथा उनमें किए जाने वाले कार्य लिखिए। ठीक है, महाजनपद की विशेषताएं और कार्य बताएं। तो देखो बौद्ध और जैन ग्रंथों की अगर हम बात करें जो कि किताब में दिया हुआ है, इनके माध्यम से महाजनपदों में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद, कुरु पांचाल, गांधार और अवंती, ये ऐसे कुछ महाजनपद हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे थे। अब बारी आती है महाजनपदों पर शासन। तो ज्यादातर ये जो 15 से
15 के आसपास महाजनपद की जानकारी मिली है, इनमें ज्यादातर तो राजा का शासन होता था, ठीक है। लेकिन गढ़ और संघ के नाम से भी कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे शासन होता था, तो वो शासन एक समूह करता था। तो हर पूरे के पूरे समूह का जो मतलब हर एक समूह के जो व्यक्ति होते थे, वो शासककर्ता कहलाते थे, राजा कहलाते थे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भगवान महावीर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, इनके अपने संघ थे, तो हर एक व्यक्ति जो है उस समय राजा कहलाता था, ये बात कही गई। दूसरा पॉइंट है बच्चों, महाजनपदों की राजधानी। देखिए, ये जितने भी 15 प्लस महाजनपद के अभी-अभी हमने बात की, तो इसमें प्रत्येक महाजनपद की एक अपनी राजधानी होती थी, जो कि प्रायः किलेबंद होती थी और इस राजधानी के रखरखाव के लिए, ठीक है, प्रारंभिक सेना के रखरखाव के लिए, नौकरशाहियों के रखरखाव के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत पड़ती थी, जो कि कैसे प्राप्त होती थी? या तो व्यापार करके, अच्छी फसल उगा के या फिर आक्रमण यानी कि लूट के। कैसे कह सकते हो सर? क्योंकि देखो, जो महाजनपदों में किए जाने वाले कार्य हैं, उसमें ये बात कही गई है। क्या? कि शासकों का कार्य होता था किसानों से, व्यापारियों से और जो शिल्पकार होते थे, इनसे कर वसूलना और भेंट को वसूलना। ठीक है? तो ये एक संपत्ति जुटाने का एक तरीका था। संपत्ति जुटाने का एक दूसरा तरीका था वैध पड़ जो कि अगर आपके पास पैसा, आपके पास संपत्ति नहीं रही, तो आप पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दीजिए और वहाँ से धन इकट्ठा कर सकते हैं। हालाँकि ये तो गलत बात है, लेकिन उस समय करते थे ऐसे, ठीक है? लेकिन यार अब एक चीज़ बताओ, अगर आपके ऊपर बार-बार आक्रमण होता रहेगा, आपके समूह आपके देश पे, तो आप अपने लिए उसके कुछ पुख्ता इंतज़ाम करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो वैसे ही महाजनपदों के शासकों ने ये देखा कि ये जो हम पे आक्रमण हो रहे हैं, तो इसी की वजह से इन्होंने धीरे-धीरे करके कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएँ बना ली, अपना एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया और फिर बस सिंपल सी बात है, इनके ऊपर आक्रमण होने बंद हो गए और ये विकसित होने लगे धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ कार्य हैं, जो कि महाजनपदों में किए जाते थे। ठीक है बच्चों? तो महाजनपदों का शासन, राजधानी और किए जाने वाले कार्य। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 साल के पेपरों में 6-7 बार ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन है, छठी से शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। ये मगध महाजनपद इस समय बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। समझाइए कैसे? देखिए, प्रारंभ में इस मगध महाजनपद की जो राजधानी थी, वो राजगाह थी, जो कि राजाओं का घर कही जाती थी और इसके शक्तिशाली होने के कई कारण। सबसे पहला कारण ये था कि यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, अर्थात इस महाजनपद के इर्द-गिर्द जो थी आस-पास चारों ओर पहाड़ियाँ थी, तो पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के कोई आक्रमण करने जाएगा नहीं, तो ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। दूसरा है यहाँ की उपजाऊ भूमि, क्योंकि देखो ये महाजनपद गंगा और सोन नदी के आसपास में बसा हुआ था, तो इसी वजह से इसकी भूमि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती थी और पानी की सिंचाई के साधन भी अच्छे उपलब्ध थे, तो इससे फसल अच्छी होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी और व्यापार से पैसा मिलता है, तो ये मजबूत हो जाते थे। अब तीसरा है कि हाथी वगैरह इनको नहीं खरीदने पड़ते थे अपनी सेना के लिए, क्योंकि इन्हें जंगलों में ही हाथी मिल जाते थे, जिनका उपयोग ये सेना में कर लेते थे, थोड़ा-सा प्रशिक्षण करने के बाद। और चौथा है नदी परिवहन, क्योंकि देखो गंगा और इसकी जो उपनदियाँ थी, इसके द्वारा आना-जाना इनके महाजनपद से दूसरे जगह जाना, व्यापार करना, व्हाटएवर सूचना देना, तो उसका आवागमन बहुत ही सुलभ कम पैसों में हो जाया करता था। ठीक है? पाँचवाँ है योग्य शासक। देखो, इस महाजनपद की ना एक अहम विशेषता ये है कि इसके जो राजा रहे, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे, शासक थे। क्योंकि इन्होंने अधिकतर अपने एरिया का विस्तार किया, इसको मजबूत बनाए रखा। जैसे बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए और भी बहुत सारे। ठीक है? छठा पॉइंट है लोहे का उपयोग। अगर हम बात करें इन 15 प्लस महाजनपदों में लोहे के उपयोग के बारे में, तो सबसे पहले मगध महाजनपद ऐसा था जिसने लोहे के उस समय के अनुसार जो आधुनिक हथियार और औजार थे वो बनाए थे और ये लोहे की खदानें आज वर्तमान के झारखंड में देखी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों? तो ये सभी वो रीजंस हैं, वो कारण हैं जिसकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना हुआ था। ठीक है बच्चों? समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक महत्वपूर्ण काल है। स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, क्योंकि इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के समय में
संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र नामक और भी अन्य तरीके के जो ग्रंथ थे, इनकी रचना कर ली गई थी। साथ ही साथ आरंभिक राज्यों का, नगरों का उदय हो चुका था, जिसे हम लोग महाजनपद बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है, लोहे के नए नए तरीकों से उपयोग बढ़ते चले जा रहे थे, साथ ही साथ सिक्कों का विकास भी हो रहा था। और फिर पांचवा है, बौद्ध हो गए या फिर जैन साहित्य हो गए, ऐसे अनेक तरह की जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं थी, इनका धीरे धीरे विकास होने लगा था। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं कि भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल इंपॉर्टेंट क्यों रहा था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, इस समय कृषि उपज को बढ़ाने के कई तरीके जो थे वो अपनाए गए थे। उन तरीकों को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है। तो कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे भाई कृषि उपज को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला तरीका था हल का प्रचलन, अर्थात गंगा व कावेरी नदी के आसपास ऐसे क्षेत्र जहां अधिक वर्षा होती थी, भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, तो वहां पे खेती करना बहुत ही आसान था। इसीलिए वहां पर लोहे की फाल, फाल इन द सेंस कि लोहे की परत के अनुसार, जैसे होता है नुकीला लोहा जो होता है ना, जैसे आपने हल देखा होगा, तो जब वो जमीन के अंदर जाता है, वो जो नुकीली चीज होती है उसी को फॉल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे लोहे की फॉल के हल का जो उपयोग था, वो इस समय किया जाने लगा था। अब वो जो हल था, वो बेसिकली उसको अधिक गहराई तक खोदता था। ठीक है। बेसिकली खोद देता था, तो इससे क्या होता था कि उपजाऊपन क्षमता उसकी और बढ़ जाती थी। ठीक है। जिससे कि कृषि उपज बढ़ती थी, और सिंपल सी बात है, कृषि उपज बढ़ेगी, फसल आएगी, अनाज ज्यादा होगा, व्यापार होगा, तो खाद्यान्न संकट समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है नई फसलों की खेती। देखिए, हल के उपयोग से क्या हुआ कि भूमि उपजाऊ हो गई, तो अब एक ही वो भूमि जहाँ पे पूरे साल में पहले एक ही फसल हो पाती थी, ठीक है, अब उसी भूमि पर एक की जगह 2 से 3 फसलें उगाई जाने लगी। जैसे धान की खेती नई शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई का विकास। देखिए, अभिलेख अध्ययनों से हमें ये पता चलता है कि कुछ बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जमींदारों ने सिंचाई के विकास के लिए अपने अपने खुद के जलाशय खुदवा रखे थे, खुद के जो नहरें थी उनसे पानी काटा हुआ था, कुछ कुओं का निर्माण वगैरह करवाया गया था। उस समय ये आज के जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं वो तो होते नहीं थे, ट्यूबवेल वगैरह जो है उस समय तो थे नहीं। तो ये जलाशय, नहर और कुओं के माध्यम से सिंचाई किया करते थे। ठीक है। ये चीजें हैं। तो हल का प्रचलन, नई फसलों की खेती और सिंचाई का विकास, ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया, इसमें जेम्स प्रिंसेप के योगदान को समझाइए। सिंपल सा है, ब्राह्मी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया, ये बताना है, और इसमें जेम्स प्रिंसेप का योगदान बताना है। तो देखिए, ब्राह्मी जो लिपि है, ये एक काफी प्राचीन लिपि है। वर्तमान में जितनी भी लिपियां हैं, उनकी अगर हम मूल की बात करें, मूल स्रोत की बात करें, तो वो मूल जो है वो ब्राह्मी लिपि ही है, और इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में लिखी गई बहुत सारी जो पांडुलिपियां थी, इनको पढ़ा, और जो ब्राह्मी लिपि थी, इसके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए और ये उसे नहीं पढ़ पाए। फिर धीरे धीरे करके कुछ समय बीता, तो कई दशकों के बाद में एक अभियंता आए जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो इन्होंने जो अशोक के समय उनके अभिलेख में जो लिपि थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, इसका अर्थ निकाला ब्राह्मी लिपि का, कब? 1838 ईस्वी में। ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि को कब समझा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का अर्थ 1838 ईस्वी में निकाल दिया गया था। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी लिपि है बच्चों यहाँ पे हमारी खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी लिपि। देखिए, खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करें, तो पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेख, अभी हमने देखा था पश्चिम उत्तर यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है, तो वहां से खरोष्टी लिपि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बेसिकली हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सिक्के जो ढलवाए जाते थे, हमने देखा था उन्होंने सोने के सिक्के, भव्य सोने के सिक्के, ये सभी जारी करवाए थे। तो इन सिक्कों में राजाओं के नाम जो थे, वो यूनानी भाषा में लिखे होते थे एक तरफ, और एक तरफ खरोष्टी भाषा में लिखे होते थे। ठीक है।
तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और खरोष्ट लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन पूरी तरीके से वो समझ नहीं पाए। तो फिर से जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान की और ये कहा कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए ये जो शब्द हैं ये प्राकृत हैं। कैसे हैं? प्राकृत हैं। और फिर धीरे धीरे करके इन्हें आसानी से पढ़ना शुरू हो गया, समझना शुरू। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझना, खरोष्ट लिपि का अर्थ समझना, आई होप आप समझ गए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न जो है काफी आपको जो है एक तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पे बात की गई है सरदार और सरदारियों का उल्लेख कीजिए। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में सरदार और सरदारियों के उल्लेख कीजिए या इनके कार्य वगैरह बताइए इस तरह से। तो लिखेंगे दक्षिण भारत, जिसमें आज की अगर हम बात करें तो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इसका कुछ भाग आता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे ऐसे जो सरदार थे इनका उदय हुआ था, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ताकतवर होते थे। ठीक है, अब सरदार जो वो पूरे एक राज्य के तो होते नहीं थे, कुछ कुछ एरिया होता था इनका। ठीक है, तो सरदार जो था वो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति माना जाता था, जिसका पद जो है वो वंशानुगत भी हो सकता था। भी का मतलब क्या हो गया कि वो अपने वंश के आधार पे भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, उसके समर्थक खानदान के लोग होते थे। ठीक है, ये तो हो गई उसकी पद की बात, किसके? सरदार की। अब कार्यों की सुनिए। तो सरदार के कार्यों में सबसे पहला कार्य था कि विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना। दूसरा कार्य था युद्ध के समय अपने जो संघ है उसका नेतृत्व करना। कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाना। ठीक है, सरदार जो थे वो अपने अधीन लोगों से, जो उनके समूह में होते थे, उनसे ये भेंट लिया करते थे। ठीक है, और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण भी करते थे। ठीक है, सरदारी जो थी वो प्रायः सरदारों के पास में कोई स्थायी सेना या कोई ये कोई स्थायी अधिकारी नहीं होते थे। ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होते थे। जब तक ताकत है, समर्थन है, तब तक बने रहे। ताकत समर्थन गई, ठीक है, शक्ति संसाधन जुटाने की शक्ति गई, फिर ये भी चले गए। ये बातें हैं। हालांकि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, लेकिन समझा तो मैंने बड़ी आसानी से दिया आपको, है ना। चलिए, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी एक और आएगा बेसिकली, ये 10वां फिर एक और 11वां है। क्वेश्चन 10 है, शासकों के द्वारा देवी देवताओं से जोड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे ना एक मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। शासकों के द्वारा शासकों के द्वारा समृद्धि पाने का एक तरीका यह भी था कि अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा जाए। बताइए कैसे? ठीक है ना, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजधर्म के नवीन सिद्धांतों, सिक्कों, मूर्तियों के द्वारा राजाओं ने स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। आप ये कैसे कह सकते हो? हमारे पास इसके साक्ष्य हैं, कुछ सबूत हैं। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट, ठीक है, मथुरा के पास में एक स्थान है माट, वहाँ के एक मंदिर के देव स्थान से हमें कुछ कुषाण शासक हैं, इनकी बहुत ही बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं और ऐसी ही मूर्तियाँ हमें अफ़गानिस्तान से भी मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि इन सब की एक स्ट्रैटेजी थी कि अपने आप को अगर ये दर्शाना है कि हमें देवताओं ने भेजा है, तो अपने आप को देवता जैसा बताना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा है, जो कुषाण शासक थे, ये स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके लिए वो क्या करते थे? अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ताकि जो प्रजा है उसे ये लगे देवपुत्र अर्थात ये देवताओं के पुत्र हैं और ये हमें जो भी आदेश देंगे वो देवताओं का आदेश होगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट, कवियों के द्वारा राजा और अपने स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई कुछ प्रशस्तियां हैं। जैसे ये जो आप प्रशस्ति देख रहे हैं, ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से एक प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति है और इसकी रचना की गई है हरिसेन जी के द्वारा, जो कि स्वयं गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, इनके राज कवि थे और ये लिखी गई थी संस्कृत में। ठीक है, तो शासकों के द्वारा देवी देवताओं से जोड़ने के कई तरीके थे। मूर्तियां लगवाना देवपुत्र का, ठीक है, प्रशस्तियां वगैरह, और भी एक दो पॉइंट है। आदेश में ये लिखना कि ये भगवान का आदेश है, कुछ ऐसा। ठीक है,
वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन ये है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार होने लगा था, स्पष्ट कीजिए कैसे। सिंपल सी बात है, भारत और भारत के बाहर कैसे व्यापार होने लगा था ये बताना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी के माध्यम से, नदी मार्ग यानी कि नदी के रास्ते से, और भूमार्ग यानी कि सड़क के माध्यम से जो व्यापार था उसका एक बहुत बड़ा सा एक जाल बिछ गया था। कैसे? मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग हुआ करते थे, अर्थात भारत से मध्य एशिया और मध्य एशिया से आगे तक भूमार्ग होते थे। ठीक है। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जो जलमार्ग जो थे, मतलब बंदरगाहों से जो जलपोत होते थे, ये अरब सागर जलपोत यानी कि जो शिप्स आप कह सकते हैं। ठीक है। शिप्स जो थे वो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका चलते चले जाते थे, पश्चिमी एशिया तक चले जाते थे, बंगाल के खाड़ी से होते हुए ये चाइना चले जाते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया तक चले जाते थे। कैसे? जलमार्ग के द्वारा। ठीक है। शासकों ने जलमार्ग और जो सड़क परिवहन था, ठीक है, सड़क मार्ग, इन पर नियंत्रण रखा। ठीक है। और एक कर की बात कही कि हम तुम्हारे मार्ग की स्वयं तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में तुम्हें हमें कुछ पैसा दे। अब यहाँ पे कई तरीके के व्यापारी जो थे वो जाते थे, जैसे पैदल व्यापारी, फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, ऐसे व्यापारी जो थे वो इन रास्तों से व्यापार करते थे। ठीक है। तमिल भाषा में हमें कई प्रसिद्ध जो सफल व्यापारी हैं जो कि बड़े धनी होते थे उनके नाम मिलते हैं, जैसे मस्तवन। ठीक है। प्राकृत भाषा में सत्यवान सेठी होते हैं। समुद्री मार्ग यानी कि यात्रा जो थी वो काफी खतरनाक होती थी, लेकिन कम समय में और लाभदायक। ठीक है। समुद्र के रास्ते से नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, ठीक है, इनके लिए उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटें, ये सभी जो थी व्यापार में लाई जाती। जैसे अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र के रोमन साम्राज्यों में काली मिर्च, ऐसे मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियां, इनकी मांग को पूरा किया जाता था। कैसे? समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार होने लगा था। कैसे? आइए आप समझ चुके हैं। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा राजा किशनराव नगर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन। जब हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। वेल, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कैसे समझ में आए या नहीं आए, सब कुछ आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सिंपल सा करना क्या है, आपने इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और डाउट वगैरह के लिए इंस्टाग्राम की आईडी आपके लिए डायरेक्टली ओपन है, मैसेज कर सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।